हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। वेलकम 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 यू ऑल ऑन अमेजोन एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस का एक और पार्ट है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, तो हम करेंगे उसको बहुत ही आसान। और वो पढ़ने वाले हैं हम रेजोनेंस एनर्जी और उसकी एप्लीकेशन। हेलो हेलो के। तो रेजोनेंस एनर्जी और उसकी एप्लीकेशन के बारे में आज करेंगे हम चर्चा। तो शुरू करते हैं। रेजोनेंस एनर्जी है ना। तो बिना डिले किए हम शुरू कर देते हैं रेजोनेंस एनर्जी, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। दोनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिसके थ्रू हम पूरी ऑर्गेनिक में चीज़ें आसान कर सकते हैं। तो बिना डिले किए हम शुरू करते हैं पीपीटी के साथ, प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ। चलो शुरू करते हैं। तो दिस इज आशुतोष गौतम गाइस, और जीओसी का थर्ड पार्ट आ चुका है। और थर्ड पार्ट में मेरा नाम है आशुतोष गौतम और ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं जो आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेस्ट प्रैक्टिस की कि लाइव क्लासेस में बेस्ट प्रैक्टिस आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ज्वाइन क्लास करना है, ज्वाइन क्लास ऑन टाइम एंड वॉच द कंप्लीट लेक्चर। पूरा लेक्चर आपको देखना है। अटेंड ऑल क्लासेस एंड ऑल्सो सी रिकॉर्डिंग्स इन केस ऑफ क्लास वॉज मिस्ड। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई है तो प्लीज़ उसको जाके रिकॉर्डिंग में जरूर देखें, रिकॉर्डिंग में वो रहेगी। रिवाइज प्रीवियस क्लास टॉपिक्स बिफोर कमिंग टू द क्लास। क्लास में आने से पहले रिवाइज करें प्रीवियस टॉपिक। एक दूसरे के प्रति पोलाइट रहें, संस्कारी रहने की कोशिश करेंगे। स्पैम नहीं करेंगे दोस्तों, कोई भी अनसिविलाइज्ड लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे। माई डाउट पे आप लिख सकते हैं अपने डाउट्स, वहाँ पर हमारी पूरी दोस्तों की टीम है जो आपके डाउट्स सॉल्व करेंगी। तो माइक्रो कोर्सेज में मैं और विपुल सर दोनों आपको पढ़ाने वाले हैं, है ना। और क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन, रेजोनेंस एनर्जी, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन और एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हमारा आज का चैलेंज रहने वाला है। तो शुरू कर देते हैं दोस्तों। रेजोनेंस एनर्जी है ना, थ्योरी के थ्रू मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। देखें जरा, समझने की कोशिश करें कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है। हाँ, जल्दी से अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो हमारे पास दो डेफिनेशन हैं इसकी, और जिस पर सवाल बनते हैं। तो पहली डेफिनेशन की बात कर देता हूँ। तो रेजोनेंस एनर्जी इज, रेजोनेंस हम पढ़ के आ चुके। तो रेजोनेंस एनर्जी इज एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल आरएस, मोस्ट स्टेबल आरएस की एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी, सॉरी रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना। तो रेजोनेंस एनर्जी का एक फार्मूला तो ये हो गया हमारे पास, मोस्ट स्टेबल आइनस माइनस आर एच। अब कैसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे उसके बारे में मैं बताता हूँ। दूसरा हमारे पास है और वो है डेल्टा एच के रेस्पेक्ट में। तो डेल्टा एच अगर मैं बात करूँ किसी भी प्रोसेस के लिए, तो डेल्टा एच एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन से अपन इस चीज़ को समझेंगे। और डेल्टा एच एक्चुअल के बाद हम यहाँ मान लेंगे एक्सपेरिमेंटल या एक्सपेक्टेड। एक्चुअल कितना है और एक्सपेक्टेड कितना था, ये इसका मतलब ये है डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल, इसकी तरह एक्सपेरिमेंटल ले लेते हैं, है ना। और डेल्टा एच हाइपोथेटिकल या थियोरिटिकल। तो अगर ये दो चीज़ें हैं जिस पर सवाल बन सकते हैं, इन दो चीज़ों पर सवाल बन सकता है। अब देखें किस तरीके से सवाल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1, पहला आपको ऐसा दे दिया जाएगा, ऐसा एनर्जी प्रोफाइल बनाकर दे दिया जाएगा, है ना। और कह दिया जाएगा कि यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की पोटेंशियल एनर्जी। तो कह दिया जाएगा कि ये जो है ये वाली लाइन, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस रिप्रेजेंट्स resonating structure 1, this represents resonating structure 2, and this represents what, resonating structure। आपको दे दिया जाएगा और इसके लिए पूछा जाएगा कि बताओ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑब्वियसली सबसे स्टेबल होता है। अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। तो पहला वाला अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पर हमें डिनोट कर दिया गया है कि इसकी एनर्जी है हमारे पास ई नॉट, इसकी एनर्जी कह दी गई कि ये E1 है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यस गुड मॉर्निंग के अपना नाम लिख दो दोस्तों। इसका E2 है और इसका क्या है हमारे पास E3 है। तो E0, E1, E2, E3 ये हमारे पास एनर्जी दे दी। अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दूं तो मोस्ट स्टेबल आरएस कौन होगा,
हम जानते हैं एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी अगर मैं इसको मान लूँ तो सबसे स्टेबल आर एस E1 E2 और E3 में अगर मैं बात करूँ, या RS1 RS2 RS3 में से बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी हो जाएगी? जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और उसकी एनर्जी कितनी है? E1। और यहाँ पर हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कितनी है? E0। तो हम कह देंगे कि अगर इस फॉर्मूले से हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पूछा जाएगा तो मैं कह दूंगा बिना कुछ डाउट के कि एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी विल बी E1 माइनस E0। तो एक तरीके से तो ऐसे पूछा जा सकता है। अब ये दूसरा फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा इसके बारे में बात करते हैं कि दूसरा फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा। लेट्स स्टार्ट, है ना। तो पहले हम बेंजीन के बारे में बात कर लें। तो अब रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन से हमें समझ में आ जाएगा कि आखिर दूसरा फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। मैं दोबारा लिख देता हूँ, रेजोनेंस एनर्जी दूसरा फॉर्मूला डेल्टा एच एक्चुअल माइनस डेल्टा एच एक्सपेक्टेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये कब अप्लाई होता है जरा देखें। इससे पहले हमें समझना पड़ेगा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। लेट्स हैव एन एग्जांपल। अगर मैंने यहाँ ले लिया साइक्लोहेक्सीन और उसको कर दिया मैंने हाइड्रोजिनेट। हेलो अक्षय, हेलो अक्षय, इसको हाइड्रोजिनेट कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। यहाँ पर होगा क्या? एक पाई बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पर हमने ले लिया है कैटलिस्ट निकल, और ये हाइड्रोजिनेट हो जाएगा, तो यहाँ H और H लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये हाइड्रोजिनेशन हो गया। अब इस पूरी प्रोसेस में अक्षय मुझे बताओ कि इस पूरी प्रोसेस में यहाँ पर हमारे पास पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक्स, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ न्यू CH बॉन्ड फॉर्म्स। कितने? तो हेलो आयुष्मान, हेलो आयुष्मान, हेलो अक्षय। मुझे बताओ आयुष्मान और अक्षय के यहाँ पर जो पाई बॉन्ड टूट रहा है वो तो वीक है, और ऑब्वियसली दो नए CH सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो वो कैसे हैं? स्ट्रांग है। और मैं तुमको एक और बता देता हूँ, A का G, और वो A का G क्या है हम जानते हैं, वैसे तुम भी जानते हो कि बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जानते हैं ना इस बात को? बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो मुझे बताओ कि ये जो प्रोसेस होने वाली है, जल्दी से बताओ, ये जो प्रोसेस है वो, ये वाली प्रोसेस, ये जो पूरी प्रोसेस है वो कैसी है? A एक्सोथर्मिक है, या B एंडोथर्मिक है? जल्दी बताओ, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? ये प्रोसेस कैसी है? एक्सोथर्मिक है क्या एंडोथर्मिक है? आयुष्मान, अक्षय, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? फिर से हेल्प करता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड जो टूट रहे हैं वो कैसे हैं? वीक। हाँ, तो हमारे पास आ चुका है आयुष्मान का एक्सोथर्मिक है। कारण है एक घटिया बॉन्ड टूट रहा है और दो नए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का बनना, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब कुछ एनर्जी रिलीज होने वाली है। और अगर मैं यहाँ बता दूँ, बिल्कुल सही, एक्सोथर्मिक, बिल्कुल अक्षय सही बोल रहे हो। तो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी रिलीज होने वाली एनर्जी को प्लस लिख देते हैं। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? एक पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेट अगर हम करें तो लगभग 29 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। ये हमें एक्सपेरिमेंटली पता है। अगर मैं इसी रिएक्शन को डेल्टा एच की फॉर्म में लिखता हूँ तो मेरे को में लिखना पड़ेगा -29 किलो कैलोरी। हेलो, हेलो एनी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यस एनी, कोई बात नहीं। चलो, बस यही अपन ने समझा है अभी तक। मैं तुम्हें थोड़ा सा फिर से रिवाइज करा देता हूँ। रेजोनेंस एनर्जी मतलब डेल्टा एच एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड। जैसे कि अगर मैं साइक्लोहेक्सीन को हाइड्रोजनेट करूं तो 29 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि एक घटिया पाई बॉन्ड टूट रहा है और दो नए स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसका मतलब एक पाई बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने से इतनी एनर्जी रिलीज होती है ना। ये हमको समझ में आ गया। तो अगर मान लो ये सत्य है तो फिर अब हमारे लिए अगला चैलेंज बन जाता है, और वो ये है, जरा देखें अगला चैलेंज क्या है हमारा। अगला चैलेंज है
कि अगर ये बात सत्य है तो फिर मुझे बताओ, एक को हाइड्रोजिनेट किया था अपन ने 29 हुआ था, तो दो को अगर मैं हाइड्रोजिनेट कर दूं, दो को, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, दो को हाइड्रोजिनेट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास साइक्लोहेक्सेन यही बनने वाला है, और प्लस बताओ कितने किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी, जल्दी बोलो। एक का मैंने बता दिया तुमका, दो का बता दो, जल्दी से डेटा बता दो। एक को हाइड्रोजनेट करने के लिए 29, तो दो के लिए कितना होने वाला है, जल्दी जल्दी। बहुत ही आसान कंसेप्ट है और बहुत ही शानदार कंसेप्ट है रेजोनेंस एनर्जी, मगर बस समझना और समझाना अच्छे से आना चाहिए, तो फिर आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, एनी ने आंसर कर दिया। एनी नहीं है, ये अनय है, सॉरी अनय, मैंने तुम्हें जेंडर ही चेंज कर दिया अपन ने। अनय, अनय ने आंसर कर दिया। के अनय है ना, कि मैं सही बोल रहा हूँ? अनय ने आंसर कर दिया है 58। डेल्टा एच कितना हो जाएगा, -58 किलो कैलोरी, बिल्कुल सही है। अब जो है कहानी यहां से नहीं होती, कहानी बदलती है यहां से, अगले एग्जाम्पल से जो है वो कहानी बदल जाती है। कि यहां पर अगर मैंने यहां पर अब कर दिया 2H2 है तो दो ही, और यहाँ ले लिया मैंने निकल, और यहाँ लिख दिया मैंने साइक्लोहेक्सेन, तो मुझको ये बताओ अब जो एनर्जी रिलीज होएगी वो 58 से कम होने वाली है या 58 से ज्यादा? 12th का बेटा क्रैश कोर्स चल रहा है ना, माइक्रो के लिए अपने पास समय कहाँ है? अभी माइक्रो के लिए अपने पास समय कहाँ है? आने वाला है मीन्स, जल्दी से मुझको ये बताओ। वीसी, व्हाट इज योर नेम? वीसी अपना नाम लिखो। हमारे पास अक्षय है, आयुष्मान है, अनय है, और सबने आंसर किया। आयुष्मान ने आंसर किया 58, और अक्षय ने आंसर किया है 58। यस, सेम रहने वाला है क्या? नहीं, सेम नहीं रहेगा। अब ये बहुत गहरी बात है, समझना इस बात को, ये और ये दोनों अलग अलग हैं, है ना। अब मुझको ये बता दो, चलो तो तुम्हें समझ में आ जाएगी चीज़ें, फिर मैं तुम्हें ग्राफ से भी चीज़ें समझाऊंगा। कि अगर मान लो मैं इस कंपाउंड को ए नाम दे दूं और इस कंपाउंड को बी नाम दे दूं, तो अभी तुम समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन है? विच इज मोर स्टेबल बिटवीन ए एंड बी? रेजोनेंस में पढ़ा के आ चुका दोस्तों, और रेजोनेंस ब्रिंग्स स्टेबिलिटी टू दी कंपाउंड, है ना, ये भी ए का जी है, लिख लेना चाहे तो। रेजोनेंस ब्रिंग्स स्टेबिलिटी टू दी कंपाउंड, तो ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन है? एस, अक्षय, आयुष्मान, अनय, बी। बी आ गया हमारे पास, आयुष्मान का आंसर आ चुका है, अक्षय का आंसर आ चुका है। पी ए, पी ए कौन है? प्लीज अपना नाम लिखो। पी ए, वीसी अपना नाम लिखो। हाँ, ए ए, पी ए का आंसर आ चुका है ए। आयुष्मान का आंसर आया ए, और आदित्य, अच्छा आदित्य का आंसर आया है, आदित्य का आंसर आ चुका है। पी इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें क्या है, रेजोनेंस है। रेजोनेंस ब्रिंग स्टेबिलिटी टू दी कंपाउंड, मतलब दिस इज मोर स्टेबल, तो हमें पता चल गया कि ज़्यादा स्टेबल है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले बता के आया, स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो हम कहेंगे बी इज मोर स्टेबल कंपेयर टू दी ए, और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो ए की पोटेंशियल एनर्जी बी से क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है ना। अब तुम इस बात को समझना तो तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा अपने आप, देखना जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये एनर्जी प्रोफाइल में बना देता हूँ, दोनों का प्रोडक्ट सेम है, साइक्लोहेक्सेन। लेट्स हैव साइक्लोहेक्सेन की एनर्जी ये है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इधर जा रहा है, और ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन की एनर्जी है। समझना इस बात को, साइक्लोहेक्सेन की मतलब दोनों की मंजिल तो सेम है, दोनों की मंजिल एकदम सेम है, साइक्लोहेक्सेन। और यहां से हम प्रूव कर चुके कि, यहां से हम प्रूव कर चुके बी इज मोर स्टेबल। बी इज मोर स्टेबल मतलब बी की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ऑब्वियसली क्या होने वाली है, कम होने वाली ए से। तो मैं बी बना देता हूं, ये बन गया हमारे पास बी, और ये बन गया लेट्स हैव, अब बी की पोटेंशियल एनर्जी कम है, इसका मतलब ए की पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। तो ये बन गया हमारे पास ए। और अब इनको हाइड्रोजिनेट कर रहा हूं मैं, तो ये हाइड्रोजिनेट होके इतनी एनर्जी लिबरेट करेगा, और दिस एनर्जी वुड बी ए, मैं मान लेता हूँ। और अगला जो है वो इतनी एनर्जी लिबरेट करेगा, क्योंकि मंजिल दोनों की सेम है, दिस वुड बी बी। अब मुझको बताओ कि बताओ कौन सा डेटा ज़्यादा होगा,
ए ज़्यादा होगा या बी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये तो हमें पता चल गया, इनकी एनर्जी में डिफरेंस हमें पता चल गया, दोनों की मंजिल एक है। तो फिर हम पता कर सकते हैं कि एनर्जी ए जो है वो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि 58 है, तो दिस ए इज 58। यहां से हमें पता लग चुका है। तो मुझे बताओ 58 से कम होगी कि ज्यादा होगी, जल्दी बताओ। अब क्वेश्चन वापस से वही है, ये इसकी ये करके दिखाओ, पहले ये करके दिखाओ, ये जो एनर्जी है वो 58 से ज्यादा होगी या 58 से कम होगी। आंसर ज्यादा के लिए आप P लिखें और कम के लिए आप लिखें Q। अब हमको समझ में आ गया कि B जो है दिस इज डिफरेंस। बोलो 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 बोलो, लेस देन 58 आंसर आ गया हमारे पास। बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ना। अब इसका मतलब हमारे पास आंसर आ चुका है क्यू क्यू क्यू, सब लोग समझ चुके हैं, अक्षय, आदित्य, आयुष्मान, सब लोगों को समझ में आ गया है ना क्यू। तो इसका मतलब यहाँ जो एनर्जी है वो 58 से कम आने वाली है, और वो प्रैक्टिकली, वो मुझे पता है क्योंकि मैंने बुक में पढ़ा है, तो प्रैक्टिकली जो है वो कितनी होती है 55.5। तो ये जो एनर्जी कम हुई है 58 से 55.5, ये क्यों हुई? ये इसलिए कम हुई क्योंकि दिस मॉलिक्यूल इज ऑलवेज, पैदा जब से हुआ तब से ही ज्यादा स्टेबल है। कितना स्टेबल है? इसकी स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस कितना है? तो मुझे बताओ ये डेटा कितना होगा, जल्दी से बताओ ये डेटा कितना होगा, जल्दी से अमाउंट लिख दो फटाफट, कितना होने वाला है ये डेटा। और दिस डेटा रिप्रेजेंट्स के ये रेजोनेंस की वजह से कितना स्टेबल हुआ। तो यही है हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी, यही रेजोनेंस एनर्जी है जो रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आई है। एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड, एक्चुअल है हमारे पास इतनी और एक्सपेक्टेड थी इतनी, तो ये जो डिफरेंस है दिस डिफरेंस रिप्रेजेंट व्हाट 2.5। तो इसका मतलब दिस इज द रेजोनेंस एनर्जी। अब चाहे तो फॉर्मूला लगा दो जो अपन ने पिछली स्लाइड में पढ़ा, डेल्टा एच एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड कर लो। तो डेल्टा एच एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड अगर मैं कर लूँ, इसके लिए एक्चुअल कितना है 55.5। तो अगर मुझे रेजोनेंस एनर्जी यहाँ निकालनी है, रेजोनेंस एनर्जी निकालने की निंजा टेक्निक क्या है, डेल्टा एच एक्चुअल 55 माइनस लगाएंगे 0.5, क्योंकि डेल्टा एच माइनस में एक दो सर में है, माइनस माइनस 58। अगर मैंने कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा 2.5 किलो कैलोरी। वही तो हम कह रहे हैं कि 2.5 है। तो ये होती है दोस्तों रेजोनेंस एनर्जी। तो अब मेरा सवाल एक और, जो अब बोलने वाला हूं ना दोस्तों, अगली लाइन जो मैं रिपीट कहने वाला हूं वो अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आता। अब जो बताने वाला हूं ध्यान से सुनना। अगली लाइन जो है वो चाहो तो तुम तुम्हारे दोस्तों को कंफ्यूज करने के लिए उनसे पूछ सकते हो, है ना, अपने दोस्तों को कंफ्यूज करने के लिए, क्या उनको रेजोनेंस एनर्जी वाकई में आता है। तो अब मैं तुमको करने वाला हूं थोड़ा सा कंफ्यूज, उसके बाद सवाल दूंगा। स्टेटमेंट 1, रेजोनेंस ब्रिंग्स स्टेबिलिटी टू द कंपाउंड। ट्रू और फॉल्स, पहला स्टेटमेंट लिखेंगे ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। पहला स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स, जल्दी से बता दो, ट्रू या फॉल्स। रेजोनेंस यूजुअली ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द कंपाउंड। यस, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ए, प्लीज अपना नाम लिखते जाओ, है ना, वैसे तो मुझे याद रहता, बस ए तो मुझे पता है आयुष्मान है। ए एस में भूल जाता हूँ कौन है, ए एस, अनय, अनय ने आंसर कर दिया है क्या, अक्षय ने आंसर कर दिया है, आदित्य ने आंसर कर दिया। पहला वाला जो है वो ट्रू है, बिल्कुल सही है, सही बोल रहे हो तुम लोग, ये तो ट्रू ही है ना। अनामिका, ए एस, अच्छा अनामिका है क्या तक, तो ए एस जो है अनय था, अब अनामिका हो गया, चलो कोई बात नहीं। यस, अक्षय, अपना नाम चैट बॉक्स में लिखे रखो और उसके बाद ऑप्शन टाइप करना, जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैं बताता हूँ, ऐसे हमेशा चैट बॉक्स में ऐसे लिख के रखो, और फिर जब भी आंसर तुम्हें करना है कि क्या है आंसर ऐसा, तो ऐसे कर दो आंसर, ऐसे कर दोगे आंसर तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आशुतोष ने आंसर किया है ट्रू। तो हम एक दूसरे से नाम के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे, अच्छा लगेगा। पहला आंसर पहला बिल्कुल सही है, ट्रू। अब दूसरे के बारे में कमेंट करके लिखो फटाफट। दूसरा, सेकंड, सेकंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, दूसरा भी क्या है हमारे पास, ट्रू, है ना। अब तीसरा सवाल है मेरा, रेजोनेंस
एनर्जी, देख लो तुम, रेजोनेंस ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द कंपाउंड। दूसरा है हमारे पास एनर्जी, तो हम दोनों को जोड़ दिए, रेजोनेंस एनर्जी, ये लो, अब हो गया कंफ्यूजन। रेजोनेंस एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, बोलो, ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा। ये क्या हो गया, ये तो समझ ही नहीं आया। रेजोनेंस को अकेले को देखें तो एनर्जी स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और एनर्जी को देखें तो स्टेबिलिटी घटेगा। दूसरा ट्रू है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, आदित्य सही बोल रहे हो, अनय सही बोल रहे हो, अक्षय, है ना। अब आ गया तीसरा कंफ्यूजन, है ना। अपने दोस्तों से पूछना यही थ्योरी देकर कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी लाता है, एनर्जी अनस्टेबिलिटी लाता है, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या करेगा। बोलो 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 बोलो। रेजोनेंस एनर्जी कंपाउंड की ज्यादा होगी। अगर मैं कह रहा हूं कि रेजोनेंस एनर्जी एक कंपाउंड की ए है, और फिर दूसरे केस में कह रहा हूं कि अगर मान लो इसकी रेजोनेंस एनर्जी बी होती, तो ये ज्यादा स्टेबल होता कि कम होता। अक्षय, रेजोनेंस ज्यादा होगा तभी तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, है ना, है ना, है ना। रेजोनेंस एनर्जी रिप्रेजेंट्स रेजोनेंस की वजह से। अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, पिछली स्लाइड में दिखा रहा हूं तुमको, कि ये जो रेजोनेंस एनर्जी था, क्या ये, अब मैं तुमसे जो अगली लाइन बोल रहा हूं ना, ये भाई बहुत बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि रेजोनेंस एनर्जी कोई एनर्जी है या डिफरेंस है बिटवीन द एनर्जीज। ध्यान से सुनना, क्या रेजोनेंस एनर्जी कोई एनर्जी है, कोई एनर्जी है, या फिर डिफरेंस इन एनर्जी है। क्या ये, क्या ये किसी की एक्चुअल एनर्जी है, या दिस इज डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी। एएस ने जो बात कही है ना, वो शब्द उनके हैं, क्या है, वो रहे हैं, मगर शब्द मेरे हैं, है ना। तो इसका मतलब है रेजोनेंस एनर्जी जितना ज्यादा होगा, कहने का मतलब यह है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और ये कहा उसने कि डेल्टा एच एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड का डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा। डिफरेंस, इसका डिफरेंस ज्यादा होगा, है ना। सिर्फ ये कह सकते हैं अपन, दिस रिप्रेजेंट्स डिफरेंस बिटवीन। तो रेजोनेंस एनर्जी जो है वो कोई एक्चुअल एनर्जी नहीं है ना, कोई पर्टिकुलर कंपाउंड की एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड हाइपोथेटिकल। तो दिस इज अ डिफरेंस, ये याद रखना है। रेजोनेंस एनर्जी, किसी कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी कोई पर्टिकुलर एनर्जी नहीं है, दिस इज डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी। समझ में आ गया तुमको। अब यहां से शुरू होता है असली खेल, और समझने न समझने का खेल, जरा समझना। अब अपन एक और है, दो का अपन ने निकाल लिया, तो हम एक और का निकाल लेते हैं, और वो है बेंजीन। रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की भी निकाल लेते हैं, तो बेंजीन की एनर्जी और निकाल लेते हैं, ये और बाकी हमारे जीवन में। तो जल्दी से रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन निकाल लेते हैं, है ना। तो रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की भी निकाल लेते हैं, तो ये है हमारे पास बेंजीन, और इसको मैंने 3H2 कर दिया, तो हमारे पास मंजिल तो वही है, साइक्लोहेक्सेन, प्लस हमारे पास यहाँ एनर्जी लिबरेट होने वाली है। और वो लिबरेट होने वाली एनर्जी कितनी होती है, ये एनर्जी होती है हमारे पास 51 किलो कैलोरी। अगर मैं तुमसे अब रेजोनेंस एनर्जी पूछ लूँ, तो क्या तुम रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन निकाल सकते हो। डेल्टा एच एक्चुअल, एक्चुअल तो मुझको पता है, मैंने यहाँ लिख दिया, और डेल्टा एच एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मतलब एक डबल बॉन्ड के लिए 29 है, तो तीन के लिए कितना होएगा वैसा। तो यहाँ से डेटा आपको समझ में आ गया, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख दो कि मैं एक तो लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है -51, डेल्टा एच कितना हो गया यहाँ पर, -51। तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर माइनस लग के यहाँ पर कुछ आने वाला है, और वो वैल्यू कितना होगा जल्दी से बता दो, ताकि हमको आंसर मिल जाए, जल्दी बताओ। अक्षय, रेजोनेंस एनर्जी निकालना है मेरे को, ये निकालना है, ये है हमारा लक्ष्य।
यहां पर 98 आने वाला है। 98, एक के लिए 29 है, तो तीन के लिए कितना होगा बोलो? 87। तो यहाँ कितना होना चाहिए? -87। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास? 36 किलो कैलोरी। बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना? अनय ने बिल्कुल सही आंसर किया, 36 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी हमको मिल गई है और वो है 36। क्लियर है? इस तरीके से अपन रेजोनेंस एनर्जी निकालते हैं। अब एक और, अब जो बोल रहा हूं वो बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एक कंपाउंड है ए और एक कंपाउंड है बी। सोचना, इसकी रेजोनेंस एनर्जी, मैंने रेजोनेंस एनर्जी का डेटा दे दिया, इसकी रेजोनेंस एनर्जी है 10 किलो कैलोरी और इसकी है 20 किलो कैलोरी। बताओ विच इज मोर स्टेबल? विच इज मोर स्टेबल? अब जो बता रहा हूं ना दोस्तों, अपने दोस्तों से पूछ कर देखना, अच्छे अच्छों को समझ नहीं आएगा। विच इज मोर स्टेबल, जल्दी बताओ। अगर ए और बी की रेजोनेंस एनर्जी 10 और 20 है तो हमारे पास कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जल्दी से बता दो फटाफट। आदित्य ने आंसर कर दिया है तुरंत, बहुत तेजी से आंसर किया है कि बी होने वाला है। अक्षय ने आंसर कर दिया है बी, अनय ने आंसर कर दिया है बी। तो अब हमारा सवाल यहीं अटक गया है कि क्या बी ज्यादा होगा? बी का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, है ना? मगर एक बात तुम भूल गए हो, इट इज डिफरेंस, इट इज डिफरेंस। अब समझना, अगर मैं तुमसे दूसरे शब्दों में सवाल पूछता हूं, है ना, तो मुझे ये बताओ कि इस एग्जाम्पल के लिए जो मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूं, उनमें से आप में से किसी के नाम में ले सकता हूं, तो जल्दी से बताओ मैं किसका नाम लूं ताकि हम एक दूसरे से रिलेट कर पाए, है ना? और इट इज प्योरली फिक्शनल, मजाक करने वाले हैं हम लोग। जल्दी से बताओ कौन कौन इस एग्जाम्पल में पार्टिसिपेट करना चाहता है, किस किस के नाम में ले लूं ताकि हम रिलेट कर पाए? जल्दी से बोलो। ठीक है, आयुष्मान का नाम ले लेते हैं, तो ये है हमारे पास ए, आयुष्मान। तो आयुष्मान हमारे पास है, और दूसरा अनय। अब इसमें से जल्दी से मुझे ये बता दो कि तुम दोनों में से जो भी चैट बॉक्स में पहले लिखेगा उसके बारे में मैं पहले कमेंट करूंगा। तो मुझे बताओ, आयुष्मान और अक्षय, तुम दोनों में से ज्यादा बदमाश कौन है? तुम्हें क्या लगता है, तुम दोनों में से बदमाश कौन है ज्यादा? जो बदमाश है उसका नाम मैं पहले लूंगा इस कहानी में जो मैं अब गढ़ने वाला हूं। तो आयुष्मान जो है वो हमारे पास थोड़ा सा बदमाश है। मैं आयुष्मान को मैं बदमाश मान लेता हूँ, है ना? तो अब देखें जरा, अब हमने एक बैंक से लोन लिया है, एक बैंक है हमारे पास, बैंक का नाम लिख देते हैं अपन, गरीब बैंक। गरीब बैंक से जो है लोन लिया है, और आयुष्मान ने जो लोन लिया है वो, आयुष्मान ने एक लोन लिया, और यहाँ पर हमारे पास अनय ने भी एक लोन लिया है। आज से 1 साल बाद, 1 साल बाद होता क्या है कि गरीब बैंक वाले दोनों के घर पहुंचते हैं और आयुष्मान के घर पे, है ना, आयुष्मान के घर पे पहुंचते हैं और अनय के घर पे पहुंचते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि वो इसको, आयुष्मान को बताते हैं कि आपने कितना लोन चुकाया है। तो इन्होंने बोला कि आपने 5 लाख का लोन पिछले 1 साल में चुका दिया है, और अनय को बोलते हैं कि आपने अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ 50,000 का लोन चुका दिया है। 1 साल में इन्होंने 5 लाख चुका दिए हैं और इन्होंने 1 साल में 50,000 चुका दिए, है ना? तो मुझे बताओ कि बैंक वाले किसके घर पर माला डालेंगे और किसके घर पर नोटिस? तो सवाल मेरा यह है, किसके घर पर नोटिस चिपकाएंगे, अरे यार आपने लोन जो है वो 5 लाख ही चुका है या 50,000 ही चुका है? किसके घर पर नोटिस लगने वाला है और किसके घर पर माला? जल्दी से बताओ। तो ऐसे लिखना, माला ए, है ना, और चप्पल जो भी है, ऐसा जो भी लिखना चाह रहे हो तुम। तो माला किसके गले पर और चप्पल किसके गले में? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। एक ने, हमारे पास आयुष्मान ने चुकाया है 5 लाख और अनय ने चुकाया है सिर्फ 50,000। तो माला किसके गले में और चप्पल किसके गले में? जल्दी बताओ।
आयुष्मान के घर पे नोटिस आने वाला है, SR। माला आयुष्मान के गले में, अच्छा नोटिस भी आयुष्मान के, ऐसे कैसे? मेरे गले पे माला, आयुष्मान के गले पे माला है, देखते हैं आयुष्मान के गले पे माला है कि नहीं है। दोस्तों तुम्हें सवाल अधूरा नहीं लग रहा है? सिर्फ मैंने ये बताया कि बैंक से लोन लिया गया है और चुकाया गया है 1 साल में इतना और इतना, बैंक से दोनों ने लोन लिया है, क्या तुम्हें सवाल अधूरा नहीं लग रहा है? क्या तुम्हें एक और डेटा की जरूरत नहीं है? यहां हमें एक और डेटा की जरूरत है और वो ये है दोस्तों, हम ऐसे नहीं बता सकते। अब अगला डेटा क्या है तब तुम डिसाइड कर पाओगे कि आयुष्मान ने जो लोन लिया है वो है 500 करोड़, और अनय ने जो लोन लिया है वो है 1 लाख। अब तुम क्लियर हो कि भाई अब समझ में आ गया कि भाई 500 करोड़ में से 5 लाख चुका है तो डिफरेंस बहुत बाकी है अभी, और 1 लाख में से 50,000 चुका दिए, मतलब आधा लोन खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो इसका मतलब डेटा अधूरा है दोस्तों। तो ऐसे ही रेजोनेंस एनर्जी है, मैंने यहां कहा रेजोनेंस एनर्जी 10 है और रेजोनेंस एनर्जी 20 है, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे? दिस इज द डिफरेंस। ये 5 लाख और 50,000, तो ये तो डिफरेंस है ना, कि अब अमाउंट एक्चुअल कितना रह गया उससे डिसाइड होगा। तो डिफरेंस से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि विच कंपाउंड इज मोर स्टेबल। हम डिफरेंस से डिसाइड नहीं कर सकते कि किसने लोन ज्यादा चुकाया। ये पता चलेगा तब जब मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी थी। तो हमें डिफरेंस से हम स्टेबिलिटी कंपेयर नहीं कर सकते। तो ए का जी यहां पर बहुत ही शानदार चीज पता लगती है, और वो लिख लो कि वी कैनॉट कंपेयर द स्टेबिलिटीज ऑफ टू डिफरेंट कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजोनेंस एनर्जी डेटा। रेजोनेंस एनर्जी डेटा पर हम जो है वो ये नहीं बता सकते कि कौन ज्यादा स्टेबल है। कैसे? लेट्स से एन एग्जांपल, अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल बनाऊं और ए की एनर्जी प्रोफाइल ये है, इतना होना चाहिए था और इतना है, और ये एनर्जी का डेटा जो है वो कितना है, 10 है। ये ए का डेटा है। अब मैं बी का डेटा बना देता हूँ, है ना। बी का डेटा है, इतना होना चाहिए था और फाइनली इतना है। ये एनर्जी डिफरेंस बी है और वो है 20। अब इसकी फाइनल एनर्जी यहाँ है 10, रेजोनेंस होने के एनर्जी होने के बाद भी नीचे है, अभी पोटेंशियल एनर्जी नीचे है, और ये 20 रेजोनेंस एनर्जी होने के बाद भी पोटेंशियल एनर्जी अभी भी ज्यादा है। तो एक्चुअल एनर्जी अभी भी 10 वाले की कम है। तो रियल एनर्जी से डिसाइड होगा कौन ज्यादा स्टेबल है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो। तो रेजोनेंस एनर्जी डिफरेंस 10 हो और डिफरेंस 20 हो, उससे क्या मतलब है? लेट्स से फॉर एग्जांपल ये है एनर्जी डिफरेंस, दिस इज द एक्चुअल एनर्जी, दिस इज द एक्सपेक्टेड एनर्जी, और ये है 20 रेजोनेंस एनर्जी वाला। और वो एनर्जी प्रोफाइल में अगर ऐसे फिट होता हो या ऐसे फिट होता हो, तो एक्चुअल एनर्जी तो ये हुई और एक्चुअल एनर्जी ये हुई, तो एक्चुअल एनर्जी तो अभी भी 10 वाले की कम होगी। तो स्टेबिलिटी अगर मैं बात करूंगा तो 10 वाले की अभी भी ज्यादा होगी। तो एनर्जी डिफरेंस का डेटा देखकर हम ये नहीं बता सकते कि विच इज मोर स्टेबल। क्या मेरी बात तुमको क्लियर हो गई? एकदम क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ऑफ रेजोनेंस एनर्जी वी कैन नॉट कंपेयर द स्टेबिलिटीज ऑफ टू डिफरेंट कंपाउंड। सिर्फ ये पता कर सकते हैं अपन कि हाँ, इस सवाल को अगर मैं ऐसे पूछता कि ए और बी में से कौन रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइजेशन ज्यादा आ रहा है, जिसमें तो ऑब्वियसली रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा। तो दो डिफरेंट डिफरेंट सवाल बनते हैं इसमें, और वो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, ये नहीं बता सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, स्टेबलाइजेशन ड्यू टू रेजोनेंस। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसका मतलब वो सिर्फ डेटा कंपेयर कर रहा है कि एक तो 20 एनर्जी रिलीज कर रहा है ड्यू टू रेजोनेंस और एक 10 एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइजेशन किसमें ज्यादा आया, जिसमें एनर्जी का लॉस ज्यादा आया। तो ये तो हम कंपेयर कर सकते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन या स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस। मगर अगर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में से रेजोनेंस वर्ड हटा दूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, तो फिर ये नहीं बता सकता, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी तो सिर्फ डिफरेंस है, फाइनल एनर्जी का डेटा मुझे मिलेगा नहीं, डिफरेंस है। क्या मेरी बात एकदम क्लियर हो गई तुम लोगों को?
है ना, क्लियर है। तो रेजोनेंस एनर्जी का डेटा दे रखा हो तो मैं क्या कंपेयर कर सकता हूं, सिर्फ कंपेयर कर सकता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कौन ज्यादा है, मैं ये कतई नहीं बता सकता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है ना। तो इस तरीके से लोन से हमको समझ में आ गया। अब की पॉइंट्स यहां पर लिख लें, की पॉइंट यहां लिख लें जो मैंने बोला है, वी कैनॉट कंपेयर द स्टेबिलिटीज ऑफ टू डिफरेंट कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस एनर्जीज, है ना, है ना, है ना। बहुत बहुत शानदार चीज है दोस्तों। और कंपेयर क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइजेशन कंपेयर कर सकते हैं, है ना, क्लियर है सबको, क्लियर है। अब रेजोनेंस एनर्जी कंपैरिजन, तो सिर्फ आपको जो है मैं सीधे सीधे बताता हूं, अभी इसमें भी मैं बहुत समय लेता हूं, रेजोनेंस एनर्जी में पूरा एक लेक्चर में खा जाता हूं, मगर अभी हमें इतनी जरूरत नहीं है। सिर्फ हम ये जानेंगे कि रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेजोनेंस एनर्जी इज एक्चुअली डिफरेंस, तो रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। और अगर क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस इफ सेम, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस सेम है तो फिर देखेंगे क्वांटिटी ऑफ रेजोनेंस, ज्यादा किस में, तो पहले क्वालिटी देखेंगे दोस्तों फिर क्वांटिटी देखेंगे, ये ध्यान रखना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंटी एरोमेटिसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइक्लिक रेजोनेंस, देन एसाइक्लिक रेजोनेंस। ये कब कंपेयर कर रहे हैं, जब नंबर ऑफ कॉन्जुगेशंस, नंबर ऑफ कॉन्जुगेट पोजीशंस आर सेम, कॉन्जुगेट पोजीशन सेम होने चाहिए तब ये बात करूंगा। कॉन्जुगेट पोजीशन का मतलब क्या है, जैसे कि इसमें दो डबल बॉन्ड है, इसमें भी दो डबल बॉन्ड है, तब मैं कह सकता हूं साइक्लिक इज बेटर देन एसाइक्लिक। अगर इसमें 5 डबल बॉन्ड है, इसमें दो डबल बॉन्ड है, तो इसमें ज्यादा रेजोनेंस हो गया ना, तब ये बात नहीं कर सकता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ रेजोनेंस, है ना, ये बहुत शानदार पॉइंट है दोस्तों। ईज ऑफ रेजोनेंस, ईज ऑफ रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, लेट्स अब नाइट्रोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और कार्बन लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है नेगेटिव चार्ज के साथ, तो कौन आसानी से रेजोनेंस करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। ईज ऑफ रेजोनेंस को किस में ज्यादा होगा, कार्बन में, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। ईज ऑफ रेजोनेंस वहां बोलेंगे। तो हमारे पास हो गया साइक्लिक इज बेटर देन एसाइक्लिक जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो या कॉन्जुगेट पोजीशन सेम हो, ईज ऑफ रेजोनेंस हो, है ना, ये भी लिख लो फटाफट। चलो अब आगे चलते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। बचपन में हम इनऑर्गेनिक में पढ़ के आ चुके हैं, और वो क्या है, वो पढ़ के आ चुके हैं कि 2p ओवरलैपिंग जो है वो बेटर होती है कंपेयर टू 2p 3p। तो अगर मान लो लेट्स से फ्लोरीन पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में और क्लोरीन पार्टिसिपेट कर रहा है, और यहाँ पर कार्बन है ना, इस तरफ मैं कार्बन मान रहा हूँ, तो यहाँ पर फ्लोरीन है और यहाँ क्लोरीन है, तो ये जो बॉन्ड बनेगा ड्यू टू रेजोनेंस वो कैसा होगा, 2p और ये जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, 2p तो हम इन दोनों में से रेजोनेंस एनर्जी का कंपैरिजन पूछा जाए कि इन दोनों में से रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो हमें क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस देखना है, तो 2p वाले की रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस देखकर अपन क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई है, बोलो 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 बोलो, है ना। और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और हम कर सकते हैं और हम कर सकते हैं फ्राइज रूल। फ्राइज रूल, फ्राइज रूल कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, मतलब बेंजीनॉइड रिंग। अब बेंजीनॉइड, एक में दो बेंजीन रिंग है, एक में एक बेंजीन रिंग है, तो बेंजीनॉइड रिंग्स जितनी ज्यादा होंगी ऑब्वियसली रेजोनेंस एनर्जी जो है वो उतनी ही क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, पार्टिसिपेटिंग इन दी रेजोनेंस, कितने ज्यादा एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर आर सेम, मतलब कॉन्जुगेट पोजीशन क्या होनी चाहिए, तब सेम होनी चाहिए, तो नंबर ऑफ एटम से भी अपन क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, है ना, समझ में आ गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और देख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेजोनेंस की बात कर लेते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस, है ना।
और भी हम कर सकते हैं कि एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज बेटर देन क्रॉस। फिर से रिवाइज करा रहा हूँ तुमको, एक बार देख लो। तो ये सारी चीज़ें हैं हम देख लेंगे तो रेजोनेंस एनर्जी वाला डेटा हमको बिल्कुल कतई समझ में आ जाएगा। क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस पहले देखना है, एरोमेटिसिटी है ना, साइक्लिक रेजोनेंस बेटर है एसाइक्लिक से। अगर मान लो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, तब बात करेंगे। 3 है तो बात करेंगे, मतलब नंबर ऑफ कॉन्जुगेट पोजीशन सेम होनी चाहिए। ईज ऑफ रेजोनेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड हो जाएगी। लेट्स से एग्जांपल सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ लिख दिया मैंने NH2, और यहाँ लिख दिया सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ लिख दिया मैंने CH2 माइनस। तो इसका मतलब ये ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा रेजोनेंस में, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना। फिर हमने कहा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस 2p इज बेटर देन 2p3p। ऐसा फ्राइज रूल, नंबर ऑफ बेंजीनॉइड रिंग जितनी ज़्यादा होगी, जैसे कि मान लो मैंने ये ले लिया और ये ले लिया, तो नंबर ऑफ बेंजीनॉइड रिंग बढ़ रही है, इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी भी बढ़ेगा। नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेटिंग इनटू द रेजोनेंस, लेट्स से एग्जांपल हमने ये ले लिया, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये ले लिया और ये ले लिया, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मगर ये 6 एटम पर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो और ये 5 पर, तो 6 पर ज़्यादा बटेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार्ज होते हैं, 6 पर अगर बट रहे हैं इसका मतलब चार्ज इज लाइक दुख, 6 पर बट रहा है इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। अब क्योंकि मैं बता चुका हूँ तुमको, अब मैं करने वाला हूँ सवाल, तो प्लीज़ कौन कौन सवाल के लिए तैयार हो, जल्दी से सवाल दे दें। क्या आप लोग सवाल के लिए तैयार हो फटाफट? तो अब मैं जो कह रहा हूँ उसका आंसर करते जाना कि इनमें से कौन ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी रखेगा, है ना। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1, और अब आपको आंसर करना है। हम यहाँ दे देते हैं पहला, ऑप्शन में आपको विराट या धोनी लिखना है। विराट की टीम में हमारे पास इधर खिलाड़ी हैं, तो हमारे पास पहला मैच होने वाला है, पहले मैच में विराट और धोनी के बीच में कंपटीशन है, देखें कौन जो है वो जीतता है। तो पहला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर इस स्क्रीन पर, बताओ इन दोनों में से कौन जीत रहा है अभी। तो पहले मैच में कौन जीता है बताओ, किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा। अपनी बुद्धि और विवेक का पूर्ण परिचय दें। जल्दी बताओ, विराट या धोनी, पहले मैच में कौन विजय, किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा। पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखें और मेरे रूल देखें, पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखें और मेरे रूल देखें। यो सर, ओके। पहला ये हो गया, पहले सवाल का आंसर लिखें फटाफट। आदित्य, अने धोनी। अभी आप भावनाओं में मत जाना प्लीज, है ना, मैं धोनी का सबसे बड़ा फैन हूँ, और भावनाओं में नहीं जाना है ना। हमें इट इज़ नॉट अबाउट विराट एंड धोनी, इट इज़ अबाउट दिस एंड दिस। तो ऐसा नहीं सर, मैं तो सर मैं धोनी का फैन हूँ सर, मैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो सिर्फ धोनी आंसर करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप चाहे गलत कर दो आंसर, मगर आज जो है बस अब ये बात हो गई है। भाई मैं भी धोनी का सबसे बड़ा फैन हूँ दुनिया में, ऐसा मैं मानता हूँ, तो मगर यहाँ पर वो काम नहीं चलेगा। ऐसे भावनाएं जो है पेपर में नहीं लगा देना। यहाँ पर नाइट्रोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और यहाँ ऑक्सीजन, बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की, तो वो इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखेगा ना, तो रेजोनेंस में मुश्किल से देगा। तो नाइट्रोजन ईज ऑफ रेजोनेंस से हमने आंसर किया, किससे, ईज ऑफ रेजोनेंस। ईज ऑफ रेजोनेंस देखूँ तो हमारे पास नाइट्रोजन आसानी से लोन पेयर दे देगा रेजोनेंस में। अबे कोई तो बोलो विराट, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कह देंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो पहला मैच जीता है वो है विराट ने, एंड दैट इज ड्यू टू ईज ऑफ रेजोनेंस। ईज ऑफ रेजोनेंस की वजह से जीता है। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? आगे चलें, बोलो 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 बोलो। जो जो भी हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग होते जाएंगे, अगले एग्जाम्पल्स जो है वो इंटरेस्टिंग होते जाएंगे ना। अगला मैच है ये, इसमें तुम्हें पहचानना आना चाहिए कि विच इज एक्सटेंडेड रेजोनेंस
और विच इज क्रॉस। इससे पहले मैं ये लिखवा चुका हूँ, क्रॉस एंड एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड का मतलब होता है वन साइडेड, एक तरफा रेजोनेंस, वन साइडेड। और क्रॉस का मतलब होता है टू साइडेड और थ्री साइडेड, मल्टी साइडेड रेजोनेंस। ये खराब होता है, खराब इन द सेंस कम अच्छा होता है। रेजोनेंस तो खराब होता नहीं सिवाय एंटी एरोमेटिक, तो कम अच्छा बोलेंगे, खराब कम बोलेंगे, कम अच्छा। रेजोनेंस बुरा नहीं होता दोस्तों। अब मुझे बताओ कौन जीतेगा। अनय ने आंसर कर दिया धोनी, मैंने बोला था विराट, बिल्कुल सही बोला था तुमने। अब बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर इट इज लड़ाई बिटवीन क्रॉस एंड एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड बोले तो वन डायरेक्शन, वन साइडेड रेजोनेंस, एक तरफा रेजोनेंस, और दो तरफा रेजोनेंस, दो तरफा तलवार और दो मुंह वाले सांप, दोनों ही खतरनाक होते हैं। तो हमारे पास अनय का आंसर आ चुका है धोनी। जल्दी से बाकी लोग भी आंसर कर दो, अक्षय, आयुष्मान, आदित्य, जल्दी से आंसर करो कौन होने वाला है इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल। फटाफट। नाव धोनी। एसआर ने, एसआर, एसआर प्लीज अपना नाम लिखो पूरा। एसआर अपना नाम लिखो प्लीज। अक्षय ने आंसर कर दिया धोनी, अनय ने आंसर कर दिया धोनी, ठीक है। आदित्य, आयुष्मान, तो अब हमारे पास धोनी जीत गया है क्योंकि ये टू साइडेड रेजोनेंस है, तो इट इज नॉट गुड, है ना। तो हमारे पास इस बार धोनी मैच जीत चुका है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और जल्दी से मुझको बताओ कि अब कौन जीतने वाला है। श्याम कुमार रेड्डी, ठीक है। हेलो श्याम, क्या आप हैदराबाद से हैं श्याम? जहां हम कल मिले थे, जो हम कल मिले थे, क्या आप वही हैं? हैदराबाद नहीं, तेलंगाना, दोनों में से एक था, कुछ तो था। धोनी के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। भावनाओं में बह के, आंध्रा। ओके। तो जल्दी से बता दो तीसरे सवाल का आंसर क्या होने वाला है, ताकि अपन आगे बढ़ चुके सकें। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी, फटाफट। थर्ड वाले में कौन जीतने वाला है? अनय ने आंसर कर दिया है विराट जीतेगा भाई, क्योंकि सर आपने कहा था साइक्लिक रेजोनेंस इज बेटर देन एसाइक्लिक। मगर बाकी लोग, हो सकता है मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे शब्दों पर ना जाएं। मैं आयुष्मान की तरह कभी कभी बदमाशी कर लेता हूँ। विराट, आयुष्मान का आंसर आ चुका है विराट, विराट है सर। अब मैं तुमको ऐसा बता दूं, ए ने आंसर किया है विराट, और इसका आंसर भी ए में ही छुपा हुआ है। ये ए है, ये एन ए है। अब बताओ, आंसर ए में ही छुपा हुआ है। ए का मतलब है दिस इज एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक होना क्राइम है दोस्तों, पाप है। हेलो, हेलो ए बी अपना नाम लिखो बेटा, अपना नाम लिख दोस्त, ए बी। अब जो दे रहा हूं सवाल, इसका मतलब तुमको समझ में आ गया होगा। एंटी एरोमेटिक, यार एंटी एरोमेटिक लिखना मतलब खराब, अच्छी बात नहीं है आयुष्मान, बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, अब तुमको मैं बता रहा हूं इसके और इसके बारे में। नहीं, काम कर। अब बताओ, अब दोनों में से कौन जीतेगा? फोर्थ सवाल है, जल्दी से बताओ। दूरदर्शन भी आ चुका है हमारे पास, डीडी। तो कहानी में दूरदर्शन भी हमारे साथ है। आंध्रा से हमारे पास है श्याम, और अपनी अपनी जगह भी लिख दो फटाफट। अनय कहाँ से है, अक्षय कहाँ से है, आयुष्मान कहाँ से है। इस बार आंसर ऐसे करो,
इस बार आंसर करो। जैसे हैदराबाद, आंसर विराट, हैदराबाद विराट। ऐसे जल्दी से मुझे बताओ फटाफट फटाफट, तभी आगे चलेंगे। बस ये खत्म करके अपन हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ चलते हैं, ताकि फटाफट। ये तो हमको समझ में आ गया। अनय इंदौर मध्य प्रदेश, अक्षय प्रयागराज, आयुष्मान भोपाल, भोपाल प्रयागराज। वाह वाह यार, कैसी बढ़िया बढ़िया जगह से हो तुम लोग। इंदौर, प्रयागराज, भोपाल। वाह यार, प्रयागराज से तू। गुड। जल्दी से बोलो यार फटाफट, जल्दी 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 आंसर करो। क्या होने वाला है यहाँ पर आंसर? तो गुजरात, दूरदर्शन हमारे गुजरात से है। दूरदर्शन अपना नाम लिखो यार, मैं दूरदर्शन ही बोल दूंगा ना। डीडी अपना नाम बताओ फटाफट। तो जल्दी से मुझे बताओ इसमें क्या होने वाला है। मैं बता देता हूँ इसमें क्या दिक्कत है। इसमें हमारे पास ये है साइक्लिक रेजोनेंस, ये है रिंग में, और ये असाइक्लिक। तो जब आप इसका रेजोनेंस कराओगे ना, तो होगा क्या, जरा देखें। यहाँ पर हमारे पास है एन एच, और ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आ जाएगा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ क्या होएगा, जब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड के अबाउट क्या हो सकता है, रोटेशन हो सकता है। सिंगल बॉन्ड के अबाउट क्या हो सकता है, रोटेशन हो सकता है। और रोटेशन हो सकता है, तो इसका मतलब ये होगा कि कभी तो पी ऑर्बिटल सेम प्लेन में आएंगे, कभी नहीं आएंगे। तो जब आएंगे तब रेजोनेंस कर लेंगे, और जब पी ऑर्बिटल सेम प्लेन में नहीं आएंगे तब रेजोनेंस नहीं करेंगे। इसका मतलब एसाइक्लिक रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस होता है कभी कभी। मेरे दिल में ख्याल आता है कभी कभी रेजोनेंस, क्योंकि जैसे सिंगल बॉन्ड आएगा रोटेशन चालू हो जाएगा, तो कभी रेजोनेंस होगा कभी नहीं होगा। मगर रिंग में क्योंकि रोटेशन अलाउड नहीं है, इसमें होता है हमेशा रेजोनेंस। तो हमेशा रेजोनेंस होगा, तो ऑब्वियसली उसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होने वाला है ना। क्लियर है? तो इस तरीके से अपन आंसर करते हैं। पांचवा, एक और बहुत ही आसान सा सवाल और इम्पोर्टेंट सा सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं, तो हमारे पास है ये, धोनी इस बार इधर, और यहाँ पर विराट। ये आंसर कर दिया ना, मतलब समझ गया मैं कि तुम्हें रेजोनेंस आता भी है और तुमने प्रैक्टिस भी किया है। तो पांचवें सवाल में बताओ, धोनी आंसर होगा कि विराट? विरोनी, वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह, डिप्लोमेटिक आंसर। आप नेता बनोगे बड़े होके। ऐसे हमें नहीं नहीं करना है। देखो, अब क्रिकेट की भावनाओं में मत जाओ प्लीज। दीज आर एग्जाम्पल्स। धोनी अपने आप में महान है, विराट अपने आप में महान है। यहाँ पर अपन सवाल सिर्फ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए नाम दिए हैं, टीम धोनी, टीम विराट। अगर मैं तुम्हें ये आता है तो तुम इसको आसानी से आंसर कर दोगे, विराट या फिर धोनी, है ना। तुम अगर इसको ओपन करोगे, अगर इसको ओपन करोगे तो कैसा दिखेगा है? और इसको ओपन करोगे तो कैसा दिखेगा ये? अब देख के बताओ किसका रेजोनेंस ज्यादा है। सर विराट। मैं विराट थोड़ी हूँ। विराट। जरा सोचो, कुछ तुम सोचो कुछ हम सोचें। विराट विराट विराट। अरे तुम नए बच्चे हो, तुम भावनाओं में जा रहे हो, और पता है तुम आंसर करने से पहले ये सोच रहे हो कि यार सर को जिताएंगे। मुझे लगता है विराट के फैन है, तो लगता है विराट को जिता। तुम आंसर वैसे मत करो, तुम कंटेंट देख के आंसर करो। है, तुम्हारे मन में ये चल रहा है किसको जिताएंगे, वैसे आंसर करते हैं अपन तो। क्या हमने आंसर किया, विराट। मेरे दोस्तों, अगर क्या तुमको यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और यहाँ पर हमको क्या दिख रहे हैं, 5 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिख रहा है। और फ्राइज रूल कहता है, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ मैंने लिखा था फ्राइज रूल, नंबर ऑफ बेंजीनॉइड रिंग्स जितनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ अगर मैं देखूँ, तो बेंजीनॉइड रिंग का मतलब होता है, बेंजीन रिंग का मतलब होता है 3 डबल बॉन्ड। तो क्या ये बेंजीनॉइड रिंग है? हाँ है। क्या ये भी है? हाँ। तो ये पूरी बेंजीन रिंग है, कंप्लीट बेंजीन रिंग, दिस इज अ कंप्लीट बेंजीन रिंग। और ये बेचारे 2 बेंजीन रिंग है तो, मगर उसमें एक पाई बॉन्ड उधार का है। ये पाई बॉन्ड इधर भी काउंट हो रहा है और इधर भी काउंट हो रहा है। समझ में आ गया? तो ये 5 पाई बॉन्ड से 2 बेंजीन रिंग बना रहे हैं, और ये 6 पाई बॉन्ड से 2 बेंजीन रिंग बना रहे हैं। बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि धोनी यहाँ पर विजय हो चुका है। और धोनी के साथ अगर हम देखें तो बहुत बार, तो एक बस यही एज था, 2 बार धोनी 2 बार विराट जीते थे, मगर पांचवा सवाल जो है वो धोनी ने जीत कर साबित कर दिया कि वही
यही पर सवार हैं। अगला सवाल करते हैं दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन का। क्या तुम एक और सवाल करना चाहोगे? मेरे पास एक और ब्यूटीफुल सवाल है, ताकि हम यहाँ पर समाप्त करें। सर बेंजीनॉइड, वो बेंजीनॉइड में कंफ्यूज हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या मैं एक और सवाल दूं? बहुत तगड़ा सवाल है दोस्तों, मतलब ओपी सवाल बोलेंगे इसको। ओपी सवाल है, मतलब ओपी सवाल है कि मतलब मैं बोल रहा हूँ बवाल है। ये वही कर पाएगा जो रेजोनेंस से मोहब्बत करता है, रेजोनेंस जिसको बहुत अच्छे से आता है। तो मुझको ये बता दो। अब इस बार मैं कह देता हूँ कि ये है हमारे पास विराट, ये है हमारे पास धोनी। अब तुम ऐसे मत सोचना पता नहीं किसको जिताने वाले हैं सर। तुम अपने कंसेप्ट से आंसर करो दोस्तों। दिनेश कार्तिक आ गए, वाह 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 यार। हेलो दिनेश कार्तिक, आप भी हो क्या? लास्ट बॉल पे सिक्स मारा था, याद है मुझे अभी तक। श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ नहीं, बांग्लादेश के खिलाफ, यस। ये क्लास 11th में है क्या? हाँ मेरे दोस्त। अब एसआर ने हमारे पास आंध्रा से आंसर कर दिया है कि हाँ, विराट होने वाला है इस बार तो। और विराट अगर तुम इसका आंसर, मतलब सॉरी एसआर, अगर तुम इसका आंसर लिख दोगे, डी के दीपांशु। हेलो दीपांशु। हेलो 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 हेलो, हम मिलते रहे बांग्लादेश, यस मुझे पता है। उस वक्त मैं केरला में था और हाउस बोट में मैच देख रहा था और लास्ट बॉल पे, वाह, दिन बना दिया था। हाँ, धोनी होगा सर, धोनी होगा इस बार। चलो, अगर किसी को भी कंफ्यूजन है तो मैं तुम्हें तुम्हारी मदद कर देता हूँ, और वो मदद ऐसे करूंगा, जरा देखो। रेजोनेंस करा के, जैसे मैं रेजोनेंस कराऊंगा तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम पाओगे, ओहो अरे ये क्या हो गया। अरे अब तो मैं आंसर फटाफट कर सकता हूँ, अब तो मैं कर ही सकता हूँ। अब तो मैं रिंग में एरोमेटिसिटी चेक कर सकता हूँ और आंसर कर सकता हूँ। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। धोनी होगा धोनी होगा धोनी होगा। अरे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एरोमेटिक हो गया। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज अंदर गया, ये बन गया एंटी एरोमेटिक। तो दोनों में से रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? क्या बात कर रहे हो? भावनाओं में आंसर कर रहे हो अभी भी? जल्दी बोलो, ताकि अपन आगे चलें। बवाल सवाल था, मैंने इसलिए बोला था बवाल सवाल। बवाल सवाल के आंसर गलत ही आते हैं, देख लो तुम। एसआर ने, श्याम ने आंसर किया था विराट। अब तुमको समझ में आ गया होगा, ये तो एरोमेटिक बन जाएगा रेजोनेंस करते ही, और ये एंटी एरोमेटिक। रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी दोस्तों? विराट की ज्यादा होगी, है ना? तो ये बवाल सवाल इसीलिए था दोस्तों, ओपी सवाल बोलेंगे इसको। अब अपन आगे चलते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन एक और इफेक्ट है जो कि दो तरीके का होता है। एक होता है हमारे पास प्लस एच, जैसे प्लस आई माइनस आई पढ़ा था अपन ने, जैसे प्लस एम माइनस एम पढ़ा था, वैसे प्लस एच और माइनस एच, ये दो तरीके का होता है। ये प्लस का मतलब होता है दोस्तों, प्लस का मतलब पॉजिटिव वर्क, और पॉजिटिव वर्क हमेशा क्या होता है? डोनेटिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, ई डब्ल्यू ई। और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, नेगेटिव वर्क यही होता है, किसी से छीनना। ये है हमारे पास। तो मेनली हमारे पास जो सिलेबस में है वो कौन सा है? प्लस एच। विराट, दूरदर्शन ने आंसर कर दिया विराट। अब तो तुम लोग सीख चुके हैं। अब हम अगला पार्ट चल रहे हैं और वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। देखें जरा, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एच और माइनस एच दो पार्ट में हो गए हमारे पास। हम बात कर रहे हैं प्लस एच के टाइप्स की। अगर मैं बात करूं कि इनके क्या क्या टाइप्स हैं, तो इसके दो टाइप्स है, एक और दो, है ना? कौन कौन से? एक तो हमारे पास है प्लस एच में पाई बॉन्ड और सिग्मा, है ना? पाई और सिग्मा के बीच में। और दूसरा है हमारे पास सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज, या फिर वेकेंट और वाइटल के बीच में, है ना? वेकेंट और वाइटल बोलूंगा तो ज़्यादा सही होगा, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर पाई और सिग्मा के बीच में सिग्मा एंड, है ना? सिग्मा सी एच, और ये पाई के बीच में, ठीक है। अब इसमें ये दो एप्लीकेशन हो गई। इस वाले से, इस वाले प्लस एच से हम स्टेबलाइजेशन ऑफ एल्कीन, तो एल्कीन स्टेबिलिटी इससे प्रूव कर देते हैं अपन, है ना? और इस वाले हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी प्रूव कर देते हैं।
ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल ध्यान रखना। अब जरा देखें इसमें होता क्या है। प्लस एच हमने ले लिया, प्लस एच का पहला पार्ट हमने ले लिया है और वो है सिग्मा और पाई के बीच में। देखें जरा सिग्मा और पाई के बीच में कैसा होता है, बैकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, हाइपर कॉन्जुगेशन को बैकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बैकर नाथन इफेक्ट? इसलिए बोलते हैं बैकर नाथन इफेक्ट क्योंकि इन्होंने खोजा था। कैसे खोजा था कि ये प्रोपीन की स्टडी कर रहे थे। मैं तुमको बता देता हूँ कैसे। इससे एल्कीन की स्टेबिलिटी बता देते हैं, ध्यान से देखना। CH डबल बॉन्ड CH2 ये होता है, एल्कीन की स्टेबिलिटी कर रहे थे, बॉन्ड लेंथ देख रहे थे सबकी। तो इन्होंने क्या पाया, इन्होंने ये पाया कि ये जो बॉन्ड लेंथ है C डबल बॉन्ड C, ये जो बॉन्ड लेंथ है यूजुअली इसकी लेंथ जितनी होनी चाहिए थी बॉन्ड लेंथ वो होती है 1.34। 1.34 से थोड़ी सी ज़्यादा मिली ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आगे होंगे। और ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो CC सिंगल बॉन्ड sp2 और sp3 से थोड़ी सी क्या मिली हमको, थोड़ी सी हमको क्या मिली, ये कम मिली, कम, है ना। ये ज़्यादा मिली, ये कम मिली, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। यूजुअली बढ़ने का मतलब है इसमें कौन से कैरेक्टर आ गए, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। और ये थोड़ी सी छोटी हो गई, छोटी मतलब इसमें कौन से कैरेक्टर आ गए, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और फिर इस CH की भी स्टडी करी तो हमारे पास स्टैंडर्ड CH बॉन्ड से ये वाली बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ गई। बढ़ गई इसका मतलब पहले ही सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ाने के लिए यहाँ आना चाहिए नो बॉन्ड कैरेक्टर। तो इसको नो बॉन्ड कैरेक्टर आ गया यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो कि अभी तक नहीं सोचा गया है ना। तो फिर उन्होंने एक थ्योरी दी, उन्होंने कहा कुछ ऐसा हो रहा होगा जरूर कि ये वाला CH बॉन्ड टूट रहा है एज पर देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर मोमेंटरीली H प्लस क्रिएट हो रहा है, ये वैसे ही रह रहे हैं। और जब यहाँ पॉजिटिव आएगा तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है इसके साथ। और यहाँ आ जाएगा CH और यहाँ आ जाएगा CH2 नेगेटिव, है ना। फिर उन्होंने कहा ऐसा ही ये वाला H भी कर सकता है, तो एक बार मोमेंटरीली ये H प्लस यहाँ पर टूट रहा है और ऐसा CH माइनस हो रहा होगा, और एक बार तीसरा वाला कर रहा होगा और ऐसा हो रहा होगा। ऐसा होने की वजह से अब देखो प्रूव हो गया कि अगर ये तीन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो गई ABC और ये D, तो इसका मतलब हमारे पास अगर मैं मेरे से पूछा जाए बताओ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी है, तो मैं कहूँगा चार। चार कैसे, तीन तो ये रही, एक दो तीन। अब सवाल ये भी पूछा जाता है जो कि पूछा गया है कि कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगी इंक्लूडिंग CH बॉन्ड पार्टिसिपेशन, मतलब जिसमें CH बॉन्ड एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हुआ दिख रहा हो, तो फिर आप इसको काउंट नहीं करेंगे, तो फिर कहेंगे तीन, है ना। तो इसका मतलब अगर टोटल पूछे तो अल्फा H प्लस 1 होगा, और अगर इंक्लूडिंग CH बॉन्ड ऐसा करके लिखे तो सिर्फ अल्फा H काउंट कर देने। ठीक है, तो अब इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं, देखो जरा। यहाँ सिंगल बॉन्ड था, यहाँ कौन से कैरेक्टर आ गए हमारे पास, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए। यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ कौन से कैरेक्टर आ गए हमारे पास, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए। तो बेकर नाथन ने जो सोचा था कि बॉन्ड लेंथ इसकी बढ़ गई, इसकी घट गई और इसकी बढ़ गई, वो भी प्रूव हो गया, क्योंकि इस CH बॉन्ड में कौन से कैरेक्टर आ गए, नो बॉन्ड कैरेक्टर। तो तीनों बातें प्रूव हो गई, इस बॉन्ड लेंथ का बढ़ना, इस बॉन्ड लेंथ का घटना और इस बॉन्ड लेंथ का बढ़ना। तो यहां से फिर जो है वो एकदम डिफरेंट ही बात हो गई। फिर इन्होंने एल्कीन की स्टेबिलिटी देना चालू कर दिया। कैसे, लेट्स से एन एग्जांपल, एल्कीन की स्टेबिलिटी ऐसा पूछा जाए तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। एक तो ये हो गया, सिर्फ अल्फा एच काउंट करना है, तो मुझे बताओ ABC में से ज्यादा स्टेबल कौन है, सिर्फ अल्फा एच काउंट करो। अल्फा एच कैसे काउंट करते हैं, sp2 कार्बन है, उससे एक sp3 कार्बन जुड़ा हुआ होगा, कार्बन sp3, उस पर जितने H जुड़े होंगे वो सब हाइपर कॉन्जुगेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अल्फा H गिन लो और जल्दी से मुझे बताओ ABC में से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। EDE का मतलब क्या होता है सर, EDE का मतलब होता है, दिनेश कार्तिक, EDE का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। EWE का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। तो अनय ने आंसर कर दिया ए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 12 अल्फा H है। 12 कैसे, तीन यहाँ पर 3 H यहाँ होंगे, 3 H यहाँ होंगे, 3 H यहाँ होंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो। अक्षय ने आंसर कर दिया ए। प्रतीक, हाय हाय प्रतीक, हाय प्रतीक, आंसर करो। टीके ने आंसर कर दिया है ए। यहाँ पर हमारे पास 3 3 6 और 3 9 अल्फा H है।
और यहाँ पर हमारे पास 3 और 3 6 अल्फा एच है ना, है ना, है ना, है ना। तो हमारे पास इसका आंसर मिल गया तुमको पहले सवाल का। अब दूसरा सवाल तुम्हारे सामने बाहें पसारे इंतजार कर रहा है, और वो है इसको बोलते हैं जेमिनल एल्कीन, इसको बोलते हैं हमारे पास ट्रांस एल्कीन, और इसको बोलते हैं दोस्तों सिस एल्कीन। मुझे बताओ अब जल्दी से कि जेमिनल ट्रांस सिस में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इसमें क्या करना है, मैं तुमको हिंट दे देता हूँ। हिंट दे देना सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए आप हाइपर कॉन्जुगेशन कराओ, और हाइपर कॉन्जुगेशन से कौन सा चार्ज डेवलप होता है, जरा देखो, नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन आयन बनाकर उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो। तो कि जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन बेटर हो रहा होगा ना, जिसपे कार्बन आयन बढ़िया स्टेबल बन रहा होगा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन करा के देख लो। ये एच के साथ ये बॉन्ड तोड़ो, और यहाँ कार्बन आयन कहाँ प्रोड्यूस होगा? इस जगह। और इसमें अगर मैं सी एच बॉन्ड है इसको तोड़ूं, कार्बन आयन कहाँ प्रोड्यूस होगा? इस जगह। या फिर ये सी एच बॉन्ड को तोड़ूं तो कार्बन आयन प्रोड्यूस होगा इस जगह, है ना। यहाँ पर अगर मैं ये सी एच बॉन्ड तोड़ूं तो कार्बन आयन प्रोड्यूस होगा इस जगह। ये वाले एच पार्टिसिपेट मत करा देना, ये sp2 के एच है। sp2 का एच पार्टिसिपेट नहीं करता, sp3 का करता है। 11th में है ये, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट 11th का पार्ट है दोस्त, है ना। तो अब यहाँ देखें, अगर मैं कार्बन आयन प्रोड्यूस करूंगा तो यहाँ 1 डिग्री कार्बन आयन बनेगा। यहाँ पर सिस और ट्रांस में 2 डिग्री बन रहा है। जैसे ही यहाँ कार्बन आयन बनेगा इस जगह, ये CH3 इस पर क्या दे देगा? प्लस आई। और कार्बन आयन के साथ प्लस आई अच्छी बात नहीं है। कार्बन आयन पर पहले ही चार्ज ज़्यादा है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन और दे देगा तो चार्ज और बढ़ा देगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। यहाँ पर भी सिमिलरली यही होने वाला है, 2 डिग्री पर बनेगा। तो यहाँ पर कार्बन आयन बनेगा कैसा? 1 डिग्री। और इन दोनों पर कार्बन आयन बनेगा कैसा? 2 डिग्री। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी? बिल्कुल AS ने आंसर कर दिया हमारे पास, और वो होगा जेमिनल। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है दोस्तों जेमिनल। जेमिनल एल्कीन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। और उसके बाद हम जानते हैं ट्रांस और सिस में से स्टेबिलिटी के बारे में बात पूछा जाए तो सिस और ट्रांस में से ज़्यादा स्टेबल कौन सी होती है? ट्रांस। क्यों ट्रांस? क्यों ट्रांस? क्यों ट्रांस? क्यों ट्रांस? क्यों? इसलिए ट्रांस, क्योंकि सिस में बल्कि बल्कि ग्रुप एक दूसरे के अब साथ में होते हैं, और ट्रांस में बल्कि बल्कि ग्रुप एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो यहाँ रिपल्शन होता है, वंडरवॉल रिपल्शन। तो ट्रांस और सिस में से अगर बात पूछी जाए, अल्फा एच सेम दिख रहे हैं, तो ट्रांस वुड बी मोर स्टेबल देन सिस। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? तो यहाँ पर एक ए का जी दे देते हैं अपन, ए का जी। आज का ज्ञान, आज का ज्ञान क्या है कि अगर अल्फा एच सेम हो तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आप लिखेंगे GTC। GTC मतलब जेमिनल ट्रांसिस। जेमिनल ट्रांसिस। क्या आप लोगों को चमक गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? सर जेमिनल कैसे? जेमिनल का मतलब होता है एक ही कार्बन पर दो सिमिलर ग्रुप लगे हुए हों। जैसे मान लो हमारे पास ये दिखाओ CH3 CH2 ClCl, तो इसको जेमिनल डाइक्लोराइड बोलते हैं, जेमिनल। और अगर एडजेसेंट पोजीशन पर दो ग्रुप लगे हुए हों तो उसको बोलते हैं विसिनल डाइहेलाइड। जैसे कि हेलाइड एक्स, समझ में आ गया? जेमिनल का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक ही कार्बन पर दो CH3 ग्रुप है, इसलिए इसको जैम बोलते हैं, जेमिनल। अदरवाइज विसिनल बोलते हैं एडजेसेंट वाले। क्या मेरी बात तुम समझ आ चुकी? बोलो ना। बोलो 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 बोलो, है ना। तो इस तरीके से अपन एल्कीन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। बोलो 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 बोलो। तो हमारे पास पहला एप्लीकेशन आ गया, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। हाइपर कॉन्जुगेशन से देखा जा सकता है। अब इसमें मैं स्टार लगा के बता रहा हूँ कि हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट है रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में। अगर मैं देखूँ तो रेजोनेंस ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी में एक में रेजोनेंस आ रहा हो तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा आ रहा हो तो रेजोनेंस को चूज़ करना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेट्स से एन एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूं बताओ इसमें और इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन है?
तो ये मत कह देना सर अल्फा एच 0, सर अल्फा एच 3 + 2 + 3 9 2 11 अल्फा एच है सर इसमें। तो सर ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अरे इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें रेजोनेंस है, 2 पाई बॉन्ड दोनों में है, तो फिर इसका मतलब रेजोनेंस को पहले पहले कहना है। रेजोनेंस मत छोड़ देना। क्या मैं एक सवाल दूं, तुम कर पाओगे? जल्दी बोलो। क्या मैं एक सवाल दूं और आप कर पाएंगे? जल्दी बोलो। चलो, अब एक सवाल मेरा, और वो ये है, स्टेबिलिटी बताओ इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन है। अपनी बुद्धि और विवेक दोनों का परिचय देना, तब तुम कर पाओगे, है ना। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है तुमको। पहले रेजोनेंस देखना। ए ऑप्शन दे देता हूँ। जल्दी बताओ। व्हाट वुड बी दी ऑर्डर? अब फिर तुम धोनी पर अटक गए। मुझे पता है कि तुम आंसर धोनी करोगे, तो वो मैं दूंगा ही नहीं। ए बी सी में से जल्दी बताओ। विराट, धोनी, दिनेश कार्तिक और रोहित शर्मा, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, और इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमको बताना है। पहले देखना है रेजोनेंस, रेजोनेंस सेम हो जाए, दोनों में रेजोनेंस हो, तो फिर अपन अल्फा एच देख लेंगे। अल्फा एच कौन होता है मैं तुमको बता दूं। डबली बॉन्डेड कार्बन के बाजू में एक sp3 कार्बन होता है, उस पर जो एच होते हैं ये अल्फा एच होते हैं। डबल बॉन्ड के बाजू वाले sp3, ये वाला नहीं होता। इस पर जो एच है वो काउंट करना है, इस वाले के एच नहीं काउंट करना है, ये तो दूर हो गए। sp3 sp2 कार्बन के बाजू वाला। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हमारे पास यश का आंसर आ चुका है बी, और अक्षय का आंसर आ चुका है बॉम्बे, अनय का आंसर आ चुका है ए। अब देखते हैं क्या होने वाला है। एक कहानी है जो तुमको सुनानी है। यलगार सवाल है दोस्तों, ये यलगार। इस सवाल का नाम हम देंगे यलगार सवाल। अक्षय का आंसर आ चुका है बॉम्बे, अनय का आंसर आ चुका है ए। अनय काफी अच्छा खेल रहा है दोस्त, और अक्षय का आंसर आ चुका है बॉम्बे। चेक कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। अल्फा एच देखो, इसमें रेजोनेंस है, वो दिख रहा है, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें भी रेजोनेंस नहीं है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि विराट और धोनी ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दिनेश कार्तिक एंड रोहित शर्मा, है ना। उसको वहाँ से रिलेट मत करना यार, मैंने रेंडमली दिया है प्लीज़। तो अब कोई रोहित शर्मा का फैन हो सर, क्या बात कर दिया आपने सर, कैसे कर दी, मतलब ऐसे कैसे सर। तो विराट और कोहली, विराट और धोनी दोनों ज़्यादा स्टेबल है। अब रेजोनेंस वालों में हमें कंपेयर करना है, तो अल्फा एच काउंट कर लो। तो अल्फा एच यहाँ 3, और यहाँ 2, और यहाँ 2, और यहाँ 3, तो 3 3 6 7 8 9 10, तो 10 अल्फा एच भी है इसके पास। रेजोनेंस भी है और 10 अल्फा एच भी है। यहाँ पर अल्फा एच काउंट करेंगे तो ये काउंट होगा, ये काउंट नहीं होंगे, समझ रहे हो। तो अल्फा एच कितना हो जाएगा यहाँ, 1 और 1, तो 2 अल्फा एच है यहाँ। धोनी रेजोनेंस है, 2 अल्फा एच है। विराट रेजोनेंस है, सिमिलर रेजोनेंस है, और 10 अल्फा एच है। दिनेश कार्तिक के बारे में देखें तो रेजोनेंस नहीं है, अल्फा एच काउंट करेंगे तो 3 यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो 10 अल्फा एच है। रेजोनेंस नहीं है मगर 10 अल्फा एच है। यहाँ देखें तो हमारे पास 1 और 1, 2 अल्फा एच है। ये काउंट नहीं होगा भाई, ये दूर चला गया। sp3 के बाजू, sp2 के बाजू वाला नहीं है, यहाँ काउंट नहीं होगा। हमारे पास सबसे पहले हो जाएगा विराट, रेजोनेंस प्लस 10 अल्फा एच, फिर रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा एच,
फिर नो रेजोनेंस मगर 10 अल्फाइज, नो रेजोनेंस ओनली 2 अल्फाइज। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर आगरा। बोलो 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 ना। क्या तुमको समझ में आ गई मेरी बात? अगर मेरी बात आप लोगों तक पहुंच चुकी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें कि यस सर समझ में आ गया, कतई जहर सवाल था ये। वेरी गुड वेरी गुड। मैं भी यार रोहित का बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। रोहित की टाइमिंग समझ रहे हो? रोहित की टाइमिंग का मैं बड़ा वाला फैन हूँ। 1 सेकंड ज्यादा होता है, जैसा कि विराट कोहली ने उसने उस विराट कोहली भी ये कहता है यार, उसके पास हमेशा 1 सेकंड ज्यादा होता है। सर खतरनाक क्वेश्चन दो हैं। सच्ची बोल रहे हो? कतई जहर, जहर सवाल दूं? सच्ची? पक्का? कर लोगे? तो चलो अब अपन करते हैं एक और बवाल सवाल। क्या तुम लोग तैयार हो बवाल सवाल करने के लिए? मगर वो यार वो बिल्कुल अलग हो जाएगा कहाँ। चलो 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 चलो। तो अब स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। ए। बवाल सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेबिलिटी का ऑर्डर सही है? ए BME3, BET3, बी। क्या ऐसा लिखता हूँ? क्योंकि हमारे पास सिस ऑक्टीन और ट्रांस ऑक्टीन। ट्रांस ऑक्टीन का मतलब है ये। बवाल सवाल पूछ लिया अब तुमने, बवाल सवाल दे रहा हूँ। ABC में से कौन कौन से ऑर्डर करेक्ट है? इट माइट बी मल्टीपल करेक्ट, इट माइट बी मल्टीपली करेक्ट। तो जरा ध्यान से देखकर आंसर करना कि कौन ज्यादा स्टेबल है। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी। जल्दी से बताओ दो फटाफट। और प्लीज जो भी तुम्हारा आंसर हो उसको बिल्कुल इज्जत देना। जो मेरी क्लास के रूल है वो फॉलो करना। अगर आपका आंसर वो है जो मैं सोच रहा हूं तो प्लीज अपने आंसर के आगे वो लिखना जो मैं हमेशा कहता हूं। तो थर्ड का ऑर्डर तो लिखो। सही तो कह रहे हो यार, ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये एकदम कतई जहर सवाल है दोस्तों। तो थर्ड का ऑर्डर लिख दिया है मेरे भाई, लिख दिया। सिस ऑक्टीन और ट्रांस ऑक्टीन।
जो मेरी क्लास में पहले आ चुका है। इसमें पहले तुम लिख लो, फिर उसके बाद मैं एक हिंट दूंगा और उस हिंट से तुम अपने आंसर सही कर पाओगे। एसिडी धैर्य। मेरी क्लास के रूल है। ओ भाई मारो मुझे मारो। बिल्कुल सही है दोस्तों। इस सवाल के बाद जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे तुम्हारे। अगर तुम्हारा आंसर किसी क्रिकेटर से रिलेटेड है तो प्लीज उसका सरनेम भी साथ लिखना। अब मेरे हिसाब से तुम करेक्ट कर पाओगे। इस क्वेश्चन का आंसर किसी महान 360 डिग्री क्रिकेटर से रिलेटेड है। उसको 360 भी बोलते हैं। अक्षर है आंसर क्या? एबीडी। एबीडी अकेले नहीं बोलते हैं यार। मेरी क्लास में जब भी आंसर एबीडी होता है तो उसके आगे विलियर्स जरूर लगाते हैं अपन। प्लीज अगर आपका आंसर एबीडी है तो उसके आगे विलियर्स लगाएं। ये हमारा 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 प्यार है किसके लिए? एबीडी विलियर्स के लिए। यस, बिल्कुल सही जवाब। एबीडी विलियर्स। इसका आंसर है एबीडी विलियर्स। देखें जरा, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैं आपको बता दूं कि हमने जब हाइपर कॉन्जुगेशन लिखा था तो हमने यहाँ कहा था कि पॉजिटिव चार्ज किस लिए भी आता है हमारे पास। तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के लिए भी बताया जाता है, जैसे कि CH3CH2। तो ये पॉजिटिव चार्ज H के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन कर लेता है तो कार्बोकेटाइन ही स्टेबलाइज होता है इससे, है ना। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो BMe3 है। BMe3 मतलब बोरोन एमी एमी। तो बोरोन इज एज गुड एज पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसके बाद वेकेंट ऑर्बिटल होता ही है। और ये BeT, तो यहाँ होगा हमारे पास CH2CH3 और यहाँ हो जाएगा CH2CH3। तो अब जैसे अगर मान लो यहाँ कार्बन होता तो अल्फा एच कितने काउंट करते हैं? 9। बोरोन भी एज गुड एज पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, हाइपोवेलेंट होता है। तो बोरोन के पास कितने अल्फा एच है? 2 2 4 2 6। तो एल्काइल बोरेन्स की स्टेबिलिटी भी हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन की जा सकती है। ये कतई बवाल कंसेप्ट है दोस्तों। एल्काइल बोरेन्स भी हाइपर कॉन्जुगेशन से 6 अल्फा एच है यहाँ। तो यहाँ 9 अल्फा एच या 6 अल्फा एच, तो ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा हमारे पास? 9 अल्फा एच वाला। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी नहीं, इवन एल्काइल बोरेन्स की स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन कर सकती है। ये बवाल सवाल। ऑक्टीन की अगर मैं बात करूं तो याद करना, साइक्लो एल्कीन में हमें 8 9 10, 8वीं एल्कीन में, साइक्लो एल्कीन में पहली बार सिस से ट्रांस बनता है। सिस से ट्रांस पहली बार साइक्लो ऑक्टीन में ही बनता है। तो सिस से ट्रांस बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल, बहुत स्ट्रेंड होता है। इसको मैं डिटेल्ड में एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत डिटेल में, जब मैं रेगुलर क्लास में होता हूँ। मगर अभी तो हमारे पास समय नहीं है, तो हम सिर्फ इतना बताएंगे। 8 9 10 साइक्लो ऑक्टीन में हमारे पास सिस ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू दी ट्रांस, क्योंकि पहली बार ट्रांस बनता है 8 ऑक्टीन में, साइक्लो ऑक्टीन में। तो पहली बार ट्रांस बनने में बहुत स्ट्रेन आता है, फिर धीरे धीरे स्ट्रेन रिलीज होता है। तो 10 के बाद 11 12 13 14 में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास ट्रांस एज यूजुअल ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये एक्सेप्शन होता है कि 8 9 10 साइक्लो एल्कीन में लिख लें, सिस ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू ट्रांस। बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर ये कॉन्जुगेटेड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो अगर मैं यहाँ कॉन्जुगेटेड एल्कीन की बात करूँ तो कॉन्जुगेटेड एल्कीन जो है वो कम स्टेबल होती है कंपेयर टू दी दिस आइसोलेटेड एल्कीन। दिस एल्कीन इज आइसोलेटेड, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड आइसोलेट है। और ये हमारे पास कैसा है? ये हमारे पास कैसा है? क्यूमुलेटेड, सॉरी नॉट कॉन्जुगेटेड, क्यूमुलेटेड। क्यूमुलेटेड का मतलब होता है दोस्तों, क्यूमुलेटेड का मतलब होता है दोस्तों कि एडजेसेंट पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो। एडजेसेंट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होंगे तो पाई बॉन्ड लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, दोनों के बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है। तो ये गलत है। क्यूमुलेटेड एल्कीन से ज़्यादा स्टेबल होती है आइसोलेटेड एल्कीन। और यहाँ पर हमारे पास है ये आइसोलेटेड है और ये कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड का मतलब है रेजोनेंस है इसमें। तो रेजोनेंस होगा तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी क्या होने वाली है? ज़्यादा होने वाली है। तो आंसर है यहाँ पर बी ए बी डी ABD विलियर्स। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? जो भी सवाल अपन ने अभी स्टेबिलिटी के किए, एक और हमारे पास एप्लीकेशन आ जाता है यहाँ पर HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो जो भी हमने एल्कीन की स्टेबिलिटी के सवाल किए, अगर वही सवाल मैं HOH के लिए पूछ लूंगा तो ऑर्डर कैसा हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा दोस्तों। क्या मेरी बात तुमको क्लियर हो गई है? तो दिस इज इट दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन
और इसमें अपन ने कंप्लीटली पढ़ लिया कि कैसा कैसा होना चाहिए। बोलो 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 सर। वे वीडियो सर, फैब वाली मेंस के लिए एक मोटिवेशनल सेशन ले लीजिए प्लीज़। दोस्त, मैं फैब के लिए एक मोटिवेशन सेशन और उसके साथ साथ कुछ बहुत बढ़िया सवाल, जो कि बहुत एंटिसिपेटेड सवाल है, ये वाला सेशन आने वाला है, उसका इंतज़ार तुम करो। अगला सेशन जो है वो हमारा वो भी आने वाला है। तो ये सब जल्दी ही आने वाली है। अगली क्लास जो है वो कल है, आज है हमारी शाम को, नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड का क्रैश कोर्स है, तो उसमें भी आप पधारें तो अच्छा लगेगा, है ना। शाम को नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत मज़ा आता है उस क्लास में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये था आज का सेशन अपना, और जल्दी से मैं हो जाता हूँ आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा बड़ा, ताकि हम बात कर पाए थोड़ी थोड़ी सी देर के लिए। तो ये था आज का सेशन दोस्तों। हाइपर कॉन्जुगेशन तो अपना हो गया। अब हमारे पास प्रैक्टिस करनी है हमको एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, SIR SIP, कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल GOC 4 में आने वाले हैं। GOC 5 में अपन GOC 4 और 5 में बहुत सारे क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। GOC 4 और 5 मत छोड़ना। और नाइट्रोजन कंपाउंड्स का आज शाम को, आज रात को क्लास होने वाली है, तो प्लीज़ उसमें भी आप लोग आएंगे, मज़ा आ रहा है। आयुष्मान, हम लोग आपस में मिलते ही रहते हैं। आयुष्मान, अक्षय, आप लोगों को पहले भी देखा है सर। ठीक है सर। अक्षय, शॉर्ट स्टोरी प्लीज। स्टोरीज वगैरह अपन बाद में बात करेंगे। स्टोरीज मोटिवेशनल सेशन में बात करते हैं अपन, तो उसमें कुछ अच्छी अच्छी स्टोरीज जो कि बहुत इंस्पायरिंग होगी तुम आप लोगों के लिए, वो सब मैं कहानी। तो अभी तक के लिए इतना ही सेशन है, काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।